यहाँ पर हम राजस्थान जीके के बारे में देखेंगे, यानी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे के आसपास का जो नॉलेज है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम आवल भावल की जो समझौता हुआ था। आवल भावल के समझौता, आवल भावल का जो समझौता हुआ था वो हुआ था 1453 में। अब ये किस किस के बीच में हुआ था? ये समझौता हुआ था हमारा राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में। तो हम यहाँ पर बात करते हैं राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में ये समझौता हुआ था। और ये समझौता किस लिए हुआ था? यहाँ पर मेवाड़ और मारवाड़ की क्या थी, सीमा थी, उसके लिए ये समझौता हुआ था। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सीमा था, सीमा का विवाद था मेवाड़ और मारवाड़, इन दोनों की सीमा विवाद के लिए ये आवल भावल का समझौता हुआ था। और इसमें जो केंद्रीय बिंदु माना गया था सीमा के लिए वो माना गया था सोजत को। सोजत की मेहंदी भी प्रसिद्ध है, तो इस सोजत को यहाँ पर केंद्रीय बिंदु माना गया था जो आवल भावल की संधि हुई थी। और हम बात करें यहाँ पर राव जोधा की एक पुत्री थी सिंगार देवी, सिंगार देवी की बात करते हैं हम। यहाँ पर इनका विवाह होता है कुंभा के पुत्र रायमल से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी। इनका विवाह कैसे होता है? राणा कुंभा का पुत्र था रायमल, तो यहाँ पर इनका पुत्र है रायमल, इनकी इसमें शादी होती है। तो ये चीज़ें हैं आवल बावल की संधि में बताई गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा कि 8वीं से जो हमारा प्रतिहार वंश है, प्रतिहार वंश का राजस्थान में शासनकाल क्या रहा है? तो प्रतिहार वंश के शासनकाल की बात करें तो 8वीं से 10वीं तक इनका शासनकाल रहा है, यानी 8वीं से 10वीं शताब्दी तक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रतिहार जो वंश है उसका यहाँ पर शासनकाल रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे गले में हम हार पहनाते हैं, गले में हार इस तरीके से पहनाया जाता है, तो मतलब प्रतिहार, तो हार के लिए आ गया इस तरीके से। तो ये 2 बार हार पहना दिया हमने, 1 बार ऊपर बना दिया, तो ये हो गया 8। तो 8 से 10 प्रति, प्रति मतलब कि हम इसका ही क्या बना देते हैं प्रति, यानी कि 1 0 इसके लगा देते हैं और इसका 1 लगा देंगे, तो 8 से 10 हो गया ये। तो कोई भी लॉजिक बना करके हम इसको याद रख सकते हैं कि प्रतिहार वंश है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक भारत में, यानी कि राजपूत वंश है, ये राजस्थान में रहा था और ये राजपूत वंश माना जाता है प्रतिहार वंश। अब प्रतिहार वंश की बात करें, प्रतिहारों को हम क्या कहते हैं, और गुर्जर भी कहते हैं हम प्रतिहारों को। और इसके बारे में बात करें, प्रतिहार लोग हैं सिंध के जुनैद के दिनों से लेकर के, यानी कि 725 ईस्वी से लेकर के, ये क्या कर रहे थे 725 ईस्वी से लेकर के ये गजनी के महमूद तक, गजनी का कौन आया था? महमूद। यहाँ तक मुसलमानों की शत्रुता के खिलाफ भारत की रक्षा के किलेबद्ध के रूप में खड़े थे, यानी कि मुसलमानों से भारत की ये रक्षा कर रहे थे प्रतिहार वंश है। 725 ईस्वी, 725 ईस्वी हम कह सकते हैं सिंध का जुनैद था यहाँ पर, सिंध का जुनैद, उस समय से ये कर ये यहाँ पर जब गजनी का जो महमूद था यहाँ तक ये मुसलमानों से भारत की रक्षा कर रहे थे। मुसलमानों की भारत से शत्रुता थी और उससे ये प्रतिहार वंश है रक्षा कर रहा था, यानी किलेबंदी के रूप में ये भारत के लिए कार्य कर रहा था। और हम बात करें कि ये यहाँ पर उत्तरी भारत में हम बात करें, ये 552 ईस्वी से लेकर के और 1018 ईस्वी तक, यानी हम लगभग कह सकते हैं 500 वर्षों तक ये जो प्रतिहार वंश है ये उत्तरी भारत के में क्या है अपनी शानदार भूमिका निभाते हैं। उत्तरी भारत के अंदर 552 से लेकर के 1018 ईस्वी, यानी लगभग हम कह सकते हैं 500 वर्षों तक। तो गुर्जर प्रतिहार की बात करें कि गुर्जर प्रतिहार में एक थे राजा नागभट्ट, यहाँ पर थे राजा
नागभट्ट। राजा नागभट्ट फर्स्ट थे। इन राजा नागभट्ट फर्स्ट ने क्या किया था, कन्नौज जीता था, और कन्नौज जीतने के बाद अधिकांश राजस्थान पर इन्होंने आधिपत्य अपना स्थापित किया है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर नागभट्ट फर्स्ट हैं, राजा नागभट्ट कन्नौज जीते हैं, उसके बाद में राजस्थान पर अपना शासन स्थापित करते हैं। और इनकी राजधानी की बात करें, नागभट्ट फर्स्ट ने अपनी जो राजधानी बनाया था, वो राजधानी बनाया था इन्होंने श्रीमाल को यहाँ पर राजधानी बनाया था। और श्रीमाल जो कहाँ है, जालौर में भीनमाल का ये पुराना नाम है, वर्तमान में क्या है, ये जालौर है। और जालौर में एक जगह है भीनमाल, इस भीनमाल का पुराना नाम है श्रीमाल। और श्रीमाल को राजा नागभट्ट फर्स्ट थे, इन्होंने अपनी साम्राज्य की राजधानी बनाया था। और अगर हम प्रतिहार वंश में बात करें, सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें हम, तो यहाँ पर सबसे शक्तिशाली शासक था मिहिर भोज। मिहिर भोज यहाँ पर सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली। और हम प्रतिहार वंश में बात करें, यहाँ पर राज्यपाल नाम के एक व्यक्ति थे, वो यहाँ पर अंतिम प्रतिहार शासक थे। राज्यपाल ये क्या थे, अंतिम शासक थे। और हम बात करें 1018 ईस्वी में गजनी के राज्य पर आक्रमण के बाद प्रतिहार शक्ति यहाँ पर घटी गई थी। यानी 1018 में क्या हुआ था, गजनी ने यहाँ पर आक्रमण किया था 1018 में। और उसके बाद में गजनी का जब आक्रमण हुआ था, तो गजनी के आक्रमण के बाद में यहाँ पर प्रतिहारों की शक्ति है कमज़ोर होती जाती है, और उसके बाद में प्रतिहारों का पतन हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक राणा उदय सिंह के अलावा एक और शासक था, चंद्रसेन की हम बात करते हैं, राव चंद्रसेन राठौड़ की। राव चंद्रसेन राठौड़ ये कौन थे, इनकी क्या भूमिका रही है। पहली बात तो इन्होंने महाराणा प्रताप की तरह अकबर के सामने झुकने का निश्चय इन्होंने नहीं किया, यानी कि ये कभी भी अकबर के सामने नहीं झुके हैं। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चंद्रसेन राठौड़ को हम क्या कहते हैं, एक भूला बिसरा नायक के नाम से भी इसको जाना जाता है। भूला बिसरा नायक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जगह जगह भटकते रहे थे, अकबर के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे क्या हैं अभियान चलाए हैं, सैनिक अभियान चलाए हैं। कभी भी इन्होंने अकबर की जो परतंत्रता है यानी कि गुलामी उनकी स्वीकार इन्होंने नहीं की थी। और हम बात करें, इनको भूला बिसरा नायक के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ के शासक थे, राव चंद्रसेन, ये मारवाड़ के शासक थे। तो मारवाड़ का इनको भूला बिसरा शासक कहा जाता है। और वर्तमान में जो मारवाड़ है किसके नाम से जाना जाता है, जोधपुर के नाम से इस मारवाड़ को हम जानते हैं। और हम बात करें, लगभग हम बात करें 2 दशकों तक अपना ये बचाव करते रहे, अपने राज्य का बचाव करते रहे। और इनका जो उत्तराधिकारी था, राव चंद्रसेन राठौड़ का जो उत्तराधिकारी था वो था उदय सिंह। तो हम बात करते हैं इनके उत्तराधिकारी की। इनका उत्तराधिकारी कौन था, उदय सिंह इनके उत्तराधिकारी थे। और हम बात करें ये पुत्र किसके थे, तो इनके पुत्र के, इनके पिता की हम बात करते हैं यहाँ पर, या हम कह सकते हैं कि इसके पुत्र थे ये राजा मालदेव के पुत्र थे, मारवाड़ के राजा मालदेव के ये पुत्र थे। और ये महाराणा प्रताप के समकालीन यहाँ पर माने जाते हैं। और इनकी योग्यता को देख करके राजा मालदेव हैं, इनको समय से पूर्व यानी कि छोटी उम्र में ही ये उत्तराधिकारी इनको राव चंद्रसेन राठौड़ को नियुक्त कर देते हैं। और जब इनको यहाँ पर उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया राव मालदेव ने, तो यहाँ पर राव चंद्रसेन राठौड़ के 2 भाई थे यहाँ से, तो इनके 2 पुत्र और थे राव मालदेव के, जो कि यहाँ पर अकबर से जाकर मिल जाते हैं। इनका नाम था राम सिंह, और इनका ही एक भाई पुत्र था उदय सिंह भी था इनका भाई। ये दोनों हैं, अकबर से जाकर के मिल जाते हैं जब राजा मालदेव हैं राव चंद्रसेन राठौड़ को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। और अकबर ने इन्हें बस में करने के लिए कई बार यहाँ पर सेना भेजी है, लेकिन ये नायक था, कभी भी अकबर के आगे नहीं झुका है। और बहु दबाव के बाद भी चंद्रसेन ने यहाँ पर जोधपुर छोड़ दिया था। और जोधपुर छोड़कर कहाँ चले गए थे, ये यहाँ पर जोधपुर छोड़ करके सिवाना चले गए। इसलिए हम क्या कहते हैं,
शरण स्थली भी कहते हैं। जोधपुर मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली क्या कहा जाता है? सिवाना का जो दुर्ग है ये मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ये शरण जा कर के लेते थे। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रसेन है जोधपुर से छोड़ करके सिवाना चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर जो इनके ऊपर पड़ा था, अकबर बार बार सेना भेज रहा था, और फिर वहाँ से ये अकबर के खिलाफ अपना युद्ध अभियान चालू रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भरतपुर के महाराजा की बात करते हैं। महाराजा सूरजमल के बारे में बात करें हम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब सूरजमल के बारे में। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल थे। ये कहाँ के थे? ये भरतपुर के शासक थे महाराजा सूरजमल। इनके बारे में हम बात करते हैं। सूरजमल, तो सबसे पहले बात करें हम, इनको यहाँ पर जाट ओडिसियस कहा जाता है। जाट ओडिसियस, ओडिसियस इनको यहाँ पर कहा जाता है। और ये भरतपुर के शासक थे, और ये अपनी राजनीतिक शिथिलता, स्थिर बुद्धि और स्पष्ट दृष्टि के कारण यहाँ पर इनको जाट ओडिसियस कहा जाता है। और हम बात करें यहाँ पर इनकी जो राजधानी थी, पहली राजधानी थी इनकी, भरतपुर के शासक हैं, और इनकी पहली राजधानी थी डींग। और डींग के बाद में ये क्या करते हैं, बदन सिंह ने यहाँ पर जो डींग है, यहाँ पर बदन सिंह है 1722 में अपना शासक घोषित करते हैं, यानी कि राजा सूरजमल हैं, बदन सिंह को अपना शासक घोषित करते हैं 1722 में। कहाँ पर? राजधानी भरतपुर राज्य की पहली राजधानी थी डींग, जिसी के अंदर यानी डींग राजधानी में ही यहाँ पर बदन सिंह को 1722 में अपना शासक इन्होंने, महाराजा सूरजमल हैं, इन्होंने घोषित किया था। और एक समकालीन इतिहासकार है, उन्होंने इन्हें क्या कहा है, प्लाटो ऑफ द जाट जनजाति के रूप में यहाँ पर बताया है। तो यहाँ महाराजा सूरजमल हैं, इनको उन्हीं के समय के एक समकालीन क्या थे, इतिहासकार ने इनको क्या बताया है, प्लाटो ऑफ द जाट जनजाति, प्लाटो ऑफ द जाट जनजाति, यानी जाट जनजाति का यहाँ पर प्लाटो बताया गया है। और यहाँ पर इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1707 को, 1707 को यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके दो बेटे थे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। तो इनके हम पुत्र की बात कर लेते हैं। पुत्र कौन कौन से थे? एक तो थे ईश्वरी सिंह, और एक थे इनके पुत्र माधो सिंह। ये इनके दो पुत्र थे। और यहाँ पर हम बताते हैं कि ठाकुर गंगा सिंह ने महाराजा सूरजमल के जन्म के बारे में अपनी पुस्तक गयत वंश भरतपुर का इतिहास में उल्लेख किया है। तो किसने बताया है इनके जन्म के बारे में? ठाकुर थे गंगा सिंह। ये इनके जन्म के बारे में बताते हैं। और जन्म के बारे में किसमें बताते हैं? ये इनकी पुस्तक थी, ठाकुर गंगा सिंह की एक पुस्तक थी, गयत वंश भरतपुर का इतिहास। गयत भरतपुर का इतिहास, ये ठाकुर गंगा सिंह की पुस्तक थी, जिसमें महाराजा सूरजमल के जन्म के बारे में जानकारी बताई गई है। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें, जैसे 13 फरवरी 1707 को उनको जन्म हुआ था, और 25 दिसंबर 1763 को इनकी मृत्यु होती है। 1707 में जन्म हुआ था, 1763 में इनकी मृत्यु होती है। तो हम कह सकते हैं लगभग 59 ईयर के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर बात करते हैं हम रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह है,
रतन सिंह। रतन सिंह हैं किसके शासक थे? यहाँ पर गोहिल वंश से रिलेटेड हैं, यानी इसका संबंध किससे है? रतन सिंह का गोहिल वंश से संबंध है। रतन सिंह को हम क्या कहते हैं? वर्तमान समय में यहाँ पर भारत में मेवाड़ साम्राज्य के ये शासक थे, यानी भारत में हम मेवाड़ को क्या बोलते हैं? मेद पार्टी बोलते हैं। तो ये रतन सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के शासक। मेवाड़ को क्या बोला जाता है? मेद पाट भी यहाँ पर बोला जाता है। तो इसके ये शासक थे और गोहिल वंश की रावल शाखा से संबंधित थे। अगर हम बात करें गोहिल वंश से संबंधित थे, गोहिल वंश में भी कौन सी शाखा संबंधित थे? ये रावल शाखा, इससे रिलेटेड थे रतन सिंह। और यहाँ पर जो रावल शाखा से संबंधित थे, और रावल शाखा ने क्या किया था? चित्रकूट किले से यहाँ पर शासन किया था। रावल शाखा ने कहाँ से शासन किया था? चित्रकूट किले से ये शासन करते हैं रावल शाखा, और रतन सिंह है यहाँ पर इन्हीं की शाखा से संबंधित थे। रतन सिंह ने बात करें हम 1302 ईस्वी के आसपास अपने पिता समर सिम्हा को मेवाड़ का गुहिला शासक यहाँ पर माना था। तो रतन सिंह के पिता की बात करें हम, इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे यहाँ पर समर सिम्हा, समर सिम्हा। और ये अपने पिता समर सिम्हा को गुहिला शासक मानते हैं, यानी कि गोहिल वंश का ये शासक मानते हैं। समर सिम्हा इनके पिता का नाम था। और रतन सिंह समर सिम्हा को 1302 के आसपास यहाँ पर गुहिला शासक मानते हैं। और रतन सिंह गोहिल वंश की रावल शाखा के अगर हम बात करें, ये अंतिम शासक थे। तो ये रावल शाखा के रतन सिंह हैं यहाँ पर अंतिम शासक थे, अंतिम शासक। और हम बात करें यहाँ पर अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर, इनकी एक सुंदर पत्नी थी रानी पद्मनी। रानी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमला किया था, ऐसा पद्मनी जो ग्रंथ है, यानी पद्मावत जो ग्रंथ है उसमें बताया जाता है। और यहाँ पर हम बात करें, ये कुंभलनेर के राजा देवपाल के साथ युद्ध में रतन सिंह की मृत्यु के बाद में अलाउद्दीन ने किले पर कब्जा कर लिया था, और बाद में पद्मनी ने अन्य महिलाओं ने अपने सम्मान के लिए यहाँ पर जौहर किया था। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 1303 की बात करते हैं। 1303 में क्या होता है? दिल्ली सल्तनत के यहाँ पर मुस्लिम शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, ये चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ये चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं 1303 में। और उसी टाइम पर यहाँ पर क्या होता है? जौहर किया जाता है रानी पद्मनी के द्वारा। और यहाँ पर जो मृत्यु हुई थी यहाँ पर किसकी? रतन सिंह की। रतन सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुंभलनेर के राजा देवपाल के साथ युद्ध में रतन सिंह की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर इनकी मृत्यु की बात करें हम, तो कुंभलनेर के राजा थे यहाँ पर देवपाल, राजा देवपाल। इससे युद्ध करते समय इनकी यहाँ पर मृत्यु होती है। और मृत्यु के बाद अलाउद्दीन ने यहाँ पर किले पर कब्जा कर लिया था, और इसीलिए यहाँ पर किसको जौहर करना पड़ा? रानी पद्मनी को यहाँ पर जौहर करना पड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीकानेर राज्य की। किसकी बात करते हैं हम? बीकानेर। बीकानेर की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1488 में। बीकानेर की यहाँ पर स्थापना हुई है। अब बात करते हैं बीकानेर की स्थापना जब हुई है 1488 में, यहाँ पर इनकी स्थापना होती है। तो बीकानेर हैं, राव जोधा के 5वें पुत्र ने बीकानेर की स्थापना की थी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर राव जोधा। राव जोधा के 5वें पुत्र आते हैं कौन? राव बीका। और राव बीका हैं यहाँ पर बीकानेर की स्थापना करते हैं। और करणी माता के आशीर्वाद से ये अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को यहाँ पर बीकानेर की स्थापना की गई थी। अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को यहाँ पर बीकानेर की हम कह सकते हैं स्थापना की गई थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को।
फिर हम बात करते हैं अक्षय तृतीया को हम बीकानेर दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। बीकानेर को स्थापित करने में कितने साल लगे थे? हमें यहाँ पर बीकानेर को स्थापित करने में 23 साल लगे थे यहाँ पर, इसको राव बीका को, यानी राव बीका ने यहाँ पर 1465 ईस्वी से बीकानेर की स्थापना का यहाँ पर काम शुरू किया। स्थापना तो 1488 में, 1465 से ही यहाँ पर ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं और 1400 यहाँ पर 88 में इनकी स्थापना हुई थी, यानी कि 23 साल यहाँ पर इसको स्थापना करने में लगे थे। और यहाँ पर माना जाता है कि राव बीका बीकानेर के राठौड़ वंश के भी संस्थापक थे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राव बीका को, इनको क्या माना जाता है? बीकानेर में जो राठौड़ वंश है उसका संस्थापक भी यहाँ पर इनको माना जाता है। और हम बात करते हैं यहाँ पर 7 अगस्त 1947 को महाराजा के द्वारा भारतीय संघ में प्रवेश पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने 7 अगस्त 1947 को ये भारतीय संघ में प्रवेश के लिए हस्ताक्षर करते हैं, यानी बीकानेर जो के महाराजा थे वो भारतीय संघ में यहाँ पर प्रवेश के लिए यहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राणा सांगा के बारे में। हम बात करते हैं राणा सांगा की क्या खूबियाँ है। राणा सांगा, तो राणा सांगा की बात करें हम, राणा सांगा राजपूतों को इकट्ठा करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसके अंदर? मध्यकालीन भारत के अंदर हम बात करते हैं। मध्यकालीन भारत, यानी मध्यकालीन भारत में राजपूतों को इकट्ठा करने में राणा सांगा का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। विदेशी शक्तियों के खिलाफ इन्होंने राजपूतों को इकट्ठा करने की यहाँ पर कोशिश की है। और यहाँ पर राणा सांगा को यहाँ पर संग्राम सिंह भी कहते हैं। उदयपुर में सिसोदिया राजवंश का ये शासक थे और राणा रायमल का सबसे छोटा पुत्र था ये। तो हम बात करते हैं राणा जो सांगा है वो किसका पुत्र था? रायमल का पुत्र था, यानी इनके पिता का नाम था रायमल। और रायमल का सबसे छोटा पुत्र था, ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे छोटा पुत्र। और यहाँ पर सिसोदिया राजपूत वंश का ये शासक था। राणा सांगा किससे रिलेटेड है? सिसोदियाओं से रिलेटेड है। सिसोदिया राजपूत वंश का शासक था ये। फिर हम बात करते हैं राणा सांगा ने 1509 से 1528 तक शासन किया था, जो आज भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर कहाँ पर शासन किया था राणा सांगा ने? मेवाड़ में शासन किया था। और मेवाड़ में शासन कब से कब तक किया था? 1509 से ये 1528 तक मेवाड़ में शासन करते हैं, जो कि वर्तमान में भारत के राजस्थान राज्य में मेवाड़ अभी स्थित है, यानी मेवाड़ अभी राजस्थान में है। और फरवरी 1527 में खानवा युद्ध से पहले और बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुग़ल सम्राट बाबर की सेनाओं को यहाँ पर हराया था और बयाना के किले को जीत लिया था। तो हम बात करते हैं यहाँ पर खानवा के युद्ध से पहले जो बयाना का युद्ध हुआ था 1527 में, फरवरी 1527 में क्या हुआ था? बयाना का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध से पहले बयाना का युद्ध किसके साथ में हुआ था? ये बाबर के साथ में राणा सांगा का युद्ध होता है। और इस राणा सांगा यहाँ पर विजयी होते हैं। विजयी कौन हुआ था यहाँ पर? राणा सांगा विजयी होते हैं और बयाना के किले को ये जीत लिया था। खानवा की लड़ाई में मेवाती राणा जी के सेनापति यहाँ पर हसन खान थे, जो खानवा की लड़ाई हुई थी बाद में। तो खानवा की लड़ाई में कौन थे इसके सेनापति? मेवाती हसन खान। तो मेवाती हसन खान को यहाँ पर सेनापति बनाया जाता है। जब खानवा की लड़ाई हुई थी कौन से में बनाया जाता है सेनापति? खानवा के युद्ध में बनाया जाता है, खानवा के युद्ध के समय। फिर हम बात करें यहाँ पर युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पेरवन परंपरा को यहाँ पर अंजाम दिया, यानी यहाँ पर पाती पेरवन प्रथा ये चलाते हैं, जिसमें क्या हुआ था?
पाती पेरवन प्रथा में राजपूत राजाओं को इकट्ठा करके मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रण किया जाता है। और राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को यहाँ पर एकजुट किया था पाती पेरवन प्रथा के थ्रू। तो यहाँ पर इस प्रथा का राणा सांगा के द्वारा पालन किया जाता है। और राणा सांगा वास्तव में एक बहादुर योद्धा और शासक थे जो अपनी बहादुरी और उदारता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करें कि राणा भीम सिंह और महाराजा भीम सिंह जो थे, राणा भीम सिंह और महाराजा भीम सिंह राणा भारत के उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में रियासती गोहद के सबसे शक्तिशाली उस टाइम पर शासक थे। और अलेक्जेंडर जो था कनिंगम और यहाँ पर विलियम क्रुक के अनुसार 1505 में बमरौली यानी आगरा के पास में बमरौलिया गोत्र के जाटों ने ग्वालियर के पास गोहद शहर की यहाँ पर स्थापना की थी। और युवराज शिवराज सिंह थे, वे जोधपुर के युवराज बने थे। और शिवराज सिंह महाराजा गज सिंह और महारानी हेमलता राजे के पुत्र थे। और महाराणा अरविंद सिंह हैं। महाराणा जो अरविंद सिंह कौन थे? महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ एक भारतीय व्यापारी थे मेवाड़ के। और ये HRH होटल समूह के अध्यक्ष भी माने जाते हैं महाराणा अरविंद सिंह। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर राजस्थान के मुस्लिम शासकों की बात करते हैं। यानी राजस्थान मुस्लिम शासकों के अधीन कब आया था? तो हम बात करें यहाँ पर राजस्थान मुस्लिम शासक, यानी राजस्थान में मुस्लिम शासक कब आया था? 1200 के आसपास राजस्थान है मुस्लिम शासकों के अधीन यहाँ पर आ जाता है। और हम बात करें यहाँ पर कि दिल्ली और अजमेर के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में हमलावर मोहम्मद गोरी को यहाँ पर हराया था। यानी कि तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी 1191 में, ये किस किस के बीच भी हुई थी? मोहम्मद गोरी और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान थे जो कि अजमेर के राजपूत शासक थे। पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की 1191 में हार होती है। और ये कौन सी लड़ाई थी? तराइन की पहली लड़ाई थी, तराइन का प्रथम युद्ध। फिर हम बात करते हैं 1192 में दोबारा से मोहम्मद गोरी है आक्रमण कर देती है। 1192 में मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को निर्णायक रूप से हरा दिया। यानी मोहम्मद गोरी दोबारा से आक्रमण करती है और ये दूसरा युद्ध हो जाता है 1 साल बाद ही तराइन का। और इसमें यहाँ पर मोहम्मद गोरी की है जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर हार हो जाती है। और 1192 ईस्वी में चौहान की हार के बाद में राजस्थान का एक हिस्सा है मुस्लिम शासकों के यहाँ पर अधीन हो गया था। और यह पराजय मध्ययुगीन भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करती है। उनकी शक्तियों के प्रमुख केंद्र यहाँ पर नागौर और अजमेर थे। अगर हम मुसलमानों के शक्तियों के केंद्र की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी शक्तियों के केंद्र थे? एक तो नागौर था उस टाइम पर और एक था अजमेर। ये इनकी शक्तियों के केंद्र थे उस टाइम के बाद में, यानी मध्ययुगीन भारत के इतिहास में ये उस टाइम पर शक्तियों के केंद्र माने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हल्दी घाटी की लड़ाई की बात करते हैं। हल्दी घाटी का लड़ाई है कब हुई थी और क्या इसके उद्देश्य रहे हैं, क्या इसके परिणाम रहे हैं? तो यहाँ पर हम बात करें हल्दी घाटी की लड़ाई, तो हल्दी घाटी की लड़ाई है, कई इतिहासकार 21 जून बताते हैं, कई इतिहासकार 18 जून मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं यहाँ पर 18 जून 1576, ऑथेंटिक यही मानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध है 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और आमेर के राजा थे यहाँ पर मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में ये लड़ा गया था और मुग़ल सम्राट अकबर की सेना के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें 3 लोग थे। एक तो थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, और अकबर की तरफ से थे यहाँ पर आमेर के थे, आमेर के राजा कौन थे? मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम। ये दोनों ही राजपूत हैं यहाँ पर, और दोनों ये मान सिंह प्रथम है किसकी तरफ से थे? अकबर की तरफ से थे। और हल्दी घाटी का युद्ध है 18 जून 1576 को होता है। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप है मुख्य रूप से भील जनजाति के द्वारा समर्थित है, यानी कि भील जाति महाराणा प्रताप का यहाँ पर ज़्यादा समर्थन कर रही थी। और बागड़ जो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में एक क्षेत्र है, यहाँ पर राणा प्रताप भागने में यहाँ पर सफल होते हैं
अपने सहयोगियों के द्वारा भागने में सफल होते हैं और लड़ाई दो शक्तियों के बीच गतिरोध को तोड़ने में यहाँ पर ये विफल रही, यानी इसका कोई परिणाम यहाँ पर नहीं निकला है। इसके बाद हम बात करें, अकबर ने राणा के खिलाफ एक निरंतर अभियान का नेतृत्व किया है। जल्दी ही गोगंडा, उदयपुर और कुंभलगढ़ सभी पर यहाँ पर जो अकबर हैं उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। कौन कौन सी जगह पर विजय प्राप्त कर ली? जब यहाँ पर महाराणा प्रताप यहाँ से युद्ध छोड़कर चले जाते हैं तो यहाँ पर गोगंडा पर कब्जा कर लेते हैं, उदयपुर पर कब्जा कर लेते हैं ये अकबर, और कुंभलगढ़ पर भी कब्जा कर लेते हैं। और महाराणा प्रताप की गिरफ्तारी न हो पाने के कारण मुगलों का उद्देश्य यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये इसको गिरफ्तार करना चाहते थे, इसको महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ये असफल रहते हैं। और उसने फिर से मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर वापस से यहाँ पर महाराणा प्रताप ने वापस से जंगलों से आकर के दोबारा से मेवाड़ के जो कुछ हिस्से थे उन पर शासन किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर राठौड़ राजवंश की बात करते हैं। राठौड़ राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है राजस्थान में? राठौड़ राजवंश का संस्थापक, तो राजस्थान में राठौड़ राजवंश का जो संस्थापक माना जाता है वो राव सेव को माना जाता है। राव सेव। अब हम बात करते हैं राव सेव की। यह राजस्थान में स्वतंत्र राठौड़ राज्य के संस्थापक यहाँ पर माने जाते हैं। राव सेव के बहादुर वंशज अपनी वीरता और तलवार के ये धनी थे। राव सेव ने भाइयों और फलौदी जगमाल की मदद से पाली में और अत्याचारों पर यहाँ पर काबू पाया था। पाली में जो अत्याचार हो रहे थे उसमें राव सेव ने अपने भाइयों और फलौदी जगमाल की मदद से यहाँ पर पाली में अत्याचारों पर काबू पाया था, वहाँ पर शांति स्थापित की थी और शासन प्रणाली की स्थापना की थी, जिससे पाली नगर की यहाँ पर व्यावसायिक प्रगति हुई है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राव सेव ने पाली में शांति स्थापित की थी और यहाँ पर जो भी अत्याचार हुए थे उन पर काबू पाया था अपने भाई फलौदी जगमाल की मदद से। और हम बात करते हैं यहाँ पर उदय सिंह राठौड़ की। उदय सिंह राठौड़ हैं जो कि यहाँ पर सोब्रिकेट मोटा राजा के नाम से भी यहाँ पर जाने जाते हैं और ये मारवाड़ के राठौड़ शासक थे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर मोटा राजा के नाम से किसको जाना जाता है? मोटा राजा के नाम से जाना जाता है उदय सिंह राठौड़ को। उदय सिंह राठौड़ को यहाँ पर मोटा राजा के नाम से जाना जाता है। और राव मालदेव के बाद मारवाड़ के ये राजा बने थे उदय सिंह राठौड़। किसके बाद बने थे ये? राव मालदेव के बाद में बने थे। राव मालदेव के बाद में ये मारवाड़ के शासक बनते हैं उदय सिंह राठौड़। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर यादव वंश की बात करते हैं। यादव वंश से रिलेटेड राजस्थान में कौन सा शासक आया है? यादव वंश। तो यादव वंश से रिलेटेड है यहाँ पर भाटी है, इसको यादव वंश से रिलेटेड माना जाता है। अब भाटी की बात करें, भाटी भारत और पाकिस्तान में पाए जाने वाले राजपूत, गुर्जर और जाटों का एक वंश है ये भाटी, जो कि भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। भाटी जो राजपूत हैं जिसे वरगाला के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं हम, भाटियों को किसके नाम से जानते हैं यहाँ पर? वरगाला के नाम से भी जान देते हैं। और चंद्रवंशी मूल का ये दावा करते हैं, ये अपने आप को चंद्रवंशी भी बताते हैं। जैसलमेर में भाटी कबीले हैं, कभी कभी यादव के रूप में भी खुद को क्या करते हैं? संदर्भित करते हैं, यानी कृष्ण और यदु से इनके दावा किए गए पौराणिक वंश को दर्शाते हैं। यानी ये अपना जो संबंध है कृष्ण और यदु से, यानी कृष्ण भी यदु वंश के थे और ये भी अपने आप को यदु वंश से रिलेटेड बताते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर राठौड़ है। राठौड़ पौराणिक सूर्यवंशी वंश का यहाँ पर दावा करते हैं कि राठौड़ अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं। सिसोदिया है, भारतीय राजपूत वंश है, जो भी यहाँ पर सिसोदिया भी हैं, ये भी सूर्यवंशी वंश होने का दावा करते हैं। कछवा है, कछवा कुश के माध्यम से पौराणिक सूर्यवंश यानी कि सूर्यवंश होने का दावा करते हैं। ये कुश के माध्यम से कि लव कुश जो थे राम के पुत्र, तो कुश से रिलेटेड अपने आप को कछवा हैं वो बताते हैं। जो राम सीता के जुड़वा बेटों में से एक था कुश। पहले इन्होंने शिव और शक्ति की उपासना ये करते थे। हम बात करें कछवाओं की तो पहले ये शिव और शक्ति की उपासना करते थे, बाद में ये अपने आप को किसका बताते हैं? सूर्यवंशी बताने लग जाते हैं। तो राठौड़, सिसोदिया और कछवा है, ये सभी अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं। राठौड़,
सिसोदिया और कछवा, ये सभी हैं अपने आप को क्या बनाते हैं, सूर्यवंशी बताते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ढोला राय। ढोला राय है, ये भी यहाँ पर कछवा वंश के थे। ढोला राय की बात करते हैं हम। ढोला राय, ढोला राय है, ये किससे रिलेटेड है, कछवा वंश से रिलेटेड है, कछवा वंश। तो यहाँ पर बात करें, ढोला राय जयपुर के कछवा राजवंश से रिलेटेड हैं और सुमित्रा के वंशज मधु, ब्रह्मा, कहन, देवानिकी, ईश्वर सिंह, ईश्वरी सिंह और सोठा देवा और देहल राय यानी कि दुर्लभ राय या ढोला राय ये थे, ये सुमित्रा के वंशज माने जाते हैं, यानी कछवा राजवंश से रिलेटेड हैं। ढोला राय दौसा के बड़गुजर क्षत्रिय विवाहित थे, लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया। ऐसा करने के बाद उसने दौसा और आसपास के जो वरगढ़ को वहाँ से हटा दिया और खुद शासक वहाँ पर बन गया। इस तरह वे सभी ढूंढान यानी वर्तमान जयपुर के जो जगह हैं यहाँ पर, तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, ये सभी ढूंढान में आ जाता है जो वर्तमान जयपुर के शासक यहाँ पर बन जाते हैं। जयपुर का आसपास वाला सेक्शन है, जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, उसको हम क्या कहते हैं, ढूंढान कहते हैं। और यहाँ पर 1207 में उनके बेटे थे काकिल देव, फिर अंबर की मीणाओं से यहाँ पर काकिल देव ने जीत लिया था और इसे अपनी राजधानी यहाँ पर बनाया था। किसको, अंबर को यहाँ पर बाद में ये राजधानी बनाते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर चौहान आमेर या अंबर हम कह सकते हैं, यहाँ पर अंबर को मीणाओं ने जीत लिया था, यानी जो उनके बेटे थे कौकिल, इनके बेटे का नाम क्या था, ढोला राय के बेटे का नाम था कौकिल देव। कौकिल देव ये क्या करते हैं, अंबर को मीणाओं से जीत लेते हैं और फिर इसको अंबर को ये राजधानी बनाते हैं। और यहाँ पर बात करें चौहानों की, चौहान राजस्थान के अजमेर सांभर क्षेत्र में चौहान वंश का शासक था। चौहानों ने मूल रूप से शाकंभरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसकी बात करते हैं हम, चौहान की। तो चौहान अपनी राजधानी किसको बनाते हैं, यहाँ पर शाकंभरी को बनाते हैं राजधानी। शाकंभरी को ये राजधानी बनाते हैं जो सांभर झील के आसपास का क्षेत्र है। और सबसे प्राचीन ऐतिहासिक चौहान शासक हैं, 6ठी शताब्दी के शासक थे वासुदेव। फिर पृथ्वीराज विजय के एक पौराणिक वृत्तांत है उसके अनुसार विद्याधर से उपहार के रूप में सांभर खारे पानी की झील यहाँ पर प्राप्त होती है। राठौड़ है, राठौड़ों की बात करें, राठौड़ राजवंश की विभिन्न सैनिक शाखाएं धीरे धीरे मारवाड़ के सभी क्षेत्रों में फैल गई थी। बाद में मध्य भारत और गुजरात में राज्यों की स्थापना हुई। मारवाड़ शाही राजवंश को राठौड़ों का प्रमुख निवास स्थान माना जाता है। हाड़ा चौहान है, हाड़ा चौहान एक राजपूत ही था और ये अग्निकुल के वंशज कहे जाते हैं जो हाड़ा चौहान है, और इस समय में वे बूंदी और कोटा के शासक थे। हाड़ा हाड़ौती का रहने वाला था, हम बात करते हैं। और बूंदी राज्य की स्थापना यहाँ पर 1342 में देवी सिंह हाड़ा ने की थी। तो बूंदी राज्य की बात करते हैं यहाँ पर, बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी, 1342 में देवी सिंह ने यहाँ पर की थी। ये बूंदी राज्य की 1342 ईस्वी में स्थापना करते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा मनसब जो दिया गया था अकबर के द्वारा, वो किसको दिया गया था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अकबर की। अकबर मनसब व्यवस्था जो देते हैं, मनसब सबसे ज़्यादा किसको देते हैं, मान सिंह को देते हैं। मान सिंह, राजा मान सिंह थे, इनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मनसब दिया जाता है। और राजा मान सिंह हैं आमेर के कछवा राजपूत राजा थे, जिसे बाद में राजपूताना में जयपुर के नाम से जाना जाता है। और यह मुग़ल सम्राट अकबर का एक विश्वसनीय सेनापति था, जिसने नवरत्नों और अकबर के शाही दरबार के रत्नों में शामिल किया गया था। यानी राजा मान सिंह है, इनको नवरत्नों में भी शामिल किया गया था, जो अकबर के नवरत्न थे उनमें भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। और 26 अगस्त 1605 को यहाँ पर 26 अगस्त 1605 की बात है, 26 अगस्त 1605 को मान सिंह को 7000 यानी कि 7000 घुड़सवारों का एक सेनापति बनाया गया। 7000 घुड़सवारी। और हम बात करें जो मुग़ल सम्राट के बेटे खुसरो के बड़े जहांगीर के संरक्षक के अलावा किसी और के लिए
अधिकतम कमान थी, यानी मुग़ल सम्राट के बेटे थे, और खुसरो के बड़ा बेटा था जहांगीर, उसके बराबर, यानी ये मनसब है उनके बराबर था। राजा मान सिंह के पास में अकबर द्वारा सबसे अधिक मनसब हजारी यहाँ पर प्रदान की गई थी। फिर हम बात करते हैं राजा भारमल की। राजा भारमल है, भारमल मरियम उज जहामानी, जिसे यहाँ पर हरखाबाई या हीरा कुंबरी भी यहाँ पर कहा जाता है। इनके ये क्या थे? भारमल मरियम उज जमानी यानी हरखाबाई या हीरा कुंबरी के पिता थे राजा भारमल, जिनका विवाह है 1562 में मुग़ल बादशाह अकबर के साथ में हुआ था। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हीराबाई का विवाह है। हीराबाई का विवाह 1562 में किसके साथ में होता है? अकबर के साथ में होता है। और ये हीराबाई किसकी बेटी थी? ये राजा भारमल की बेटी थी, राजा भारमल। हीराबाई को यहाँ पर हरखाबाई भी कहा जाता है, और इसका सही नाम था भारमल मरियम उज जमानी। और यह सम्राट जहांगीर की माँ बनती है, यानी ये किसको जन्म देती है? फिर जहांगीर को जन्म देती है, जहांगीर। फिर बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह की। मोटा राजा उदय सिंह राठौड़ हैं, मारवाड़ के राठौड़ शासक थे, जिन्हें बाद में जोधपुर के नाम से भी जाना जाता है, यानी मारवाड़ को जोधपुर के नाम से जाना जाता है बाद में। राजा भगवंत दास की बात करते हैं। ये राजा भारमल के सबसे बड़े पुत्र थे। यहाँ पर कौन? राजा भगवंत दास। ये किसके पुत्र थे? राजा भारमल के सबसे बड़े पुत्र थे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राजा भगवंत दास की। राजा भगवंत दास, भगवंत दास ये राजा भारमल के सबसे बड़े पुत्र थे, और उनकी मृत्यु के बाद में उनका उत्तराधिकारी बनते हैं राजा भगवंत दास। और राजा भगवंत यहाँ पर कौन थे? बड़े भाई भी थे किसके? हीराबाई के। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सीकर के बारे में बात करते हैं, जो गणेश सभ्यता यहाँ पर सीकर में पाई गई है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ की है? गणेश्वर सभ्यता सीकर की है ये गणेश्वर सभ्यता। तो इसकी बात करें, गणेश्वर राजस्थान के सीकर की नीमका थाना तहसील का एक गांव है गणेश्वर। और गणेश्वर राजस्थान में खेतड़ी कपास क्षेत्र के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की खदानों के पास स्थित है। यानी यहाँ पर खेतड़ी कपास क्षेत्र है झुंझुनू के अंदर, सीकर झुंझुनू में, वहाँ पर तांबे की खान है। वहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक गाँव है गणेश्वर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वहाँ की जो सभ्यता है उसको गणेश्वर सभ्यता नाम यहाँ पर दिया गया है। इतिहासकार यहाँ पर थे रतन चंद्र अग्रवाल ने लिखा है कि 1977 में यहाँ पर गणेश्वर की खुदाई की गई थी, और उत्खनन से पता चलता है कि तांबे की तीर कमान यहाँ पर मिले हैं, भाला, मछली के हुक, चूड़ियाँ, छेनी सहित इसके सूक्ष्म और अन्य पत्थर के औजारों के साथ गणेश्वर संस्कृति को पूर्व हड़प्पा काल के नाम से भी यहाँ पर बताया जाता है। गणेश्वर यहाँ पर 3 सांस्कृतिक चरण को प्रदर्शित करता है। हम बात करते हैं चरण फर्स्ट में, ये बताता है इसमें शिष्ट उपकरणों का उपयोग करके शिकार और संग्रहण समुदाय की विशेषता थी। चरण सेकंड में यहाँ पर तांबा और मिट्टी के बर्तनों में धातु कार्य की शुरुआत को दर्शाता है। और तीसरा, ये 2000 ईसा पूर्व के आसपास कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन और तांबे के सामानों का यहाँ पर उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कालीबंगा की। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का इतिहास है कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है कालीबंगा। तो यहाँ पर कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले राजस्थान के घग्गर के वायु या दक्षिणी तट पर स्थित एक शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य चरित्र की पहचान सबसे पहले यहाँ पर इतावली भारतविद यानी लुइंग टेसीटोरी ने यहाँ पर की थी। कालीबंगा जो स्थल है, शाब्दिक रूप से हम कहें काली चूड़ियाँ यानी काली चूड़ियों के टुकड़े के संगन वितरण से किया गया नाम है, जो कि इसकी टीले की सतह पर यहाँ पर पाए गए थे, जो काली चूड़ियों के टुकड़े थे। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है कालीबंगा। कालीबंगा को शहर नियोजन की तरह यहाँ पर गढ़ दिया गया था। आवास भी यहाँ पर अन्य हड़प्पा शहरों के सामान्य स्वरूप का यहाँ पर पालन करता है। कालीबंगा के पास में
कृषि क्षेत्र के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा संस्कृति में हमें किसके प्रमाण मिलते हैं? कृषि क्षेत्र के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। बात करें लोथल की, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। भारत में स्थित प्राचीन सिंधु सभ्यता का ये शहर है लोथल, और लोथल की खुदाई 1960 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने की थी, और जो प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए आधिकारिक सरकारी एजेंसी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। लोथल के पास विश्व का सबसे पहला ज्ञात बंदरगाह हमें मिला है। और यहाँ पर हम बात करें, जो शहर को सिंधु में हड़प्पा शहरों और सौराष्ट्र के प्रायद्वीप के बीच साबरमती नदी के एक प्राचीन जलमार्ग से जोड़ता है। तब वर्तमान के आसपास का कच्छ रेगिस्तान अरब सागर का यहाँ पर हिस्सा था। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें, मोहनजोदड़ो को अर्थ है मृतकों का टीला, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है, और इसे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, और इस स्थल को वर्तमान में कटाव और अनुचित बहाली से खतरा है। धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा गुजरात भारत में एक पुरातात्विक स्थल है, और धोलावीरा कर्क रेखा पर भी स्थित है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों और भारत के सबसे प्राचीन यानी भारत के सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है धोलावीरा। बाकी हम राजस्थान के GK के जो कौन से क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।